नमस्कार, आप सभी का बी सुरानी चैनल में स्वागत है। कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। तेनालीराम की दो कहानी आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी। दूसरी कहानी, स्वर्ग की खोज। महाराज कृष्णदेव राय अपने बचपन में सुनी कथा अनुसार यह विश्वास करते थे कि संसार ब्रह्मांड की सबसे उत्तम और मनमोहक जगह स्वर्ग है। एक दिन अचानक महाराज को स्वर्ग देखने की इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछते हैं, बताइए स्वर्ग कहाँ है। सारे मंत्रीगण सिर खुजाते बैठे रहते हैं, पर चतुर तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय को स्वर्ग का पता बताने का वचन देते हैं और इस काम के लिए 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय मांगते हैं। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को सोने के सिक्के और 2 माह का समय दे देते हैं और शर्त रखते हैं कि अगर तेनालीराम ऐसा न कर सके तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। अन्य दरबारी तेनालीराम की कुशलता से काफी जलते हैं और इस बात से मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि तेनालीराम स्वर्ग नहीं खोज पाएगा और सजा भुगतेगा। 2 माह की अवधि बीत जाती है। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को दरबार में बुलवाते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग ढूंढ लिया है और वे कल सुबह स्वर्ग देखने के लिए प्रस्थान करेंगे। अगले दिन तेनालीराम, महाराज कृष्णदेव राय और उनके खास मंत्रीगणों को एक सुंदर स्थान पर ले जाते हैं, जहां खूब हरियाली, चहचहाते पक्षी और वातावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ पौधे होते हैं। जगह का सौंदर्य देख महाराज कृष्णदेव राय अति प्रसन्न होते हैं, पर उनके अन्य मंत्री गण स्वर्ग देखने की बात महाराज कृष्णदेव राय को याद दिलाते रहते हैं। महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम से उसका वादा निभाने को कहते हैं। उसके जवाब में तेनालीराम कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर फल, फूल, पेड़, पौधे, अनंत प्रकार के पशु, पक्षी और अद्भुत वातावरण और अलौकिक सौंदर्य है, फिर स्वर्ग की कामना क्यों? जबकि स्वर्ग जैसी कोई जगह है भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। महाराज कृष्णदेव राय को चतुर तेनालीराम की बात समझ आ जाती है और वो उनकी प्रशंसा करते हैं। बाकी मंत्री जलन के मारे महाराज को 10,000 सोने के सिक्कों की याद दिलाते हैं। तब महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि उन्होंने उन सिक्कों का क्या किया। तब तेनालीराम कहते हैं कि वह तो उन्होंने खर्च कर दिए। तेनालीराम कहते हैं कि आपने जो 10,000 सोने के सिक्के दिए थे उनसे मैंने इस जगह से उत्तम पौधे और उच्च कोटि के बीज खरीदे हैं, जिनको हम अपने राज्य विजयनगर की जमीन में प्रत्यर्पित करेंगे, ताकि हमारा राज्य भी इस सुंदर स्थान के समीप आकर्षक और उपजाऊ बन जाए। महाराज इस बात से और भी प्रसन्न हो जाते हैं और तेनालीराम को ढेरों इनाम देते हैं और एक बार फिर बाकी मंत्री अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। धन्यवाद। तीसरी कहानी सुनने से पहले कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी तीसरी, रसगुल्ले की जड़। मध्य पूर्वी देश से एक ईरानी शेख व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय का अतिथि बनकर आता है। महाराज अपने अतिथि का सत्कार बड़े भव्य तरीके से करते हैं और उसके अच्छे खाने और रहने का प्रबंध करते हैं और साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। एक दिन भोजन पर महाराज का रसोइया शेख व्यापारी के लिए रसगुल्ले बना कर लाता है। व्यापारी कहता है कि उसे रसगुल्ले नहीं खाने हैं, पर हो सके तो उन्हें रसगुल्ले की जड़ क्या है ये बताए। रसोइया सोच में पड़ जाता है और अवसर आने पर महाराज कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग बताता है। महाराज रसगुल्ले की जड़ पकड़ने के लिए अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाते हैं। तेनालीराम झट से रसगुल्ले की जड़ खोजने की चुनौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। वो एक खाली कटोरे और धारदार छुरी की मांग करते हैं और महाराज से एक दिन का समय मांगते हैं। अगले दिन रसगुल्ले की जड़ के टुकड़ों से भरे कटोरे को मलमल से ढके कपड़े में लाकर राज दरबार में बैठे ईरानी शेख व्यापारी को देते हैं और उसे कपड़ा हटाकर रसगुल्ले की जड़ देखने को कहते हैं। ईरानी व्यापारी कटोरे में गन्ने के टुकड़े देखकर हैरान हो जाता है।
और सारे दरबारी तथा महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि ये क्या है। चतुर तेनालीराम समझाते हैं कि हर एक मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम के इस गणित से सारे दरबारी, ईरानी व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय प्रफुल्लित होकर हंस पड़ते हैं और तेनालीराम के तर्क से सहमत भी होते हैं। आप सभी ने कहानी सुनी, इसलिए धन्यवाद। नई कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।